जैसे सीता स्वयंवर हुआ था ना, तो इसका भी स्वयंवर हुआ, तब जाके ये इक्वेशन आया हुआ है। ये ऊपर से हटाओगे तो नीचे बढ़ना है, नीचे से हटाओगे तो ऊपर बढ़ना है, ठीक ना। 6.283 इधर है। अरे तुम लोग आगे होगा यार। चलो शुरू कर दे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल, यानी जो भी हमने चैप्टर शुरू करा था संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो लास्टली तक खत्म होने को आया है। इसमें एक दो टॉपिक बचे होंगे तो बचे होंगे, बाकी पूरे के पूरे जो टॉपिक थे हमने डिस्कस कर लिए। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी आयाम मॉडुलन को। उसे मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें हमने जो डेरिवेशन था, उसका जो गणितीय रूप था, मैथमेटिकल फॉर्म था, उसे अच्छे तरीके से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आज हम आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक, और इसे भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक। और न्यूमेरिकल्स रियली इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें, चलो अब देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, निम्न आवृत्तियों की वाहक तरंगों के लिए। तो निम्न आवृत्तियों की वाहक तरंग का मतलब क्या हो जाता है, हमने दो तरंग बताया था, एक मॉडुलक तरंग था और एक क्या था, वाहक तरंग। मॉडुलक तरंग में क्या था कि वो मॉडुलक तरंग में उसकी जो एनर्जी थी वो कम थी, ठीक ना, वो कम पावर का था। और जो वाहक तरंग होता है उसकी जो पावर होती है अधिक होती है। दोनों को मिला देते हैं, ठीक ना, तभी तो जो हमारा रिजल्टेंट परिणामी जो हमारा एक तरंग आता है वो क्या होता है, ज्यादा पावर का होता है, ठीक। तो ये वाहक तरंग के लिए तो क्या बोला है, फिर से देखते हैं। निम्न आवृत्तियों की वाहक तरंगों के लिए एंटीना की आवश्यक ऊंचाइयां ज्ञात करनी है। देखो ऊंचाई ज्ञात करना है यानी हाइट, कि मतलब कि अगर इतना ज्यादा जो सिग्नल है, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो आवृत्ति होगी, अगर इतना होगा तो आपको एंटीना कितना बड़ा कितना ऊंचा गड़वाना पड़ेगा कि आसानी से आप सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सको, ठीक ना। तो यही तो अलग अलग आवृत्तियां, 3 आवृत्तियां दी हैं। तो यहाँ पे इस आवृत्ति के लिए कितना ऊंचा एंटीना गड़वाना पड़ेगा, कितना ऊंचा एंटीना लेना पड़ेगा, चाहे इस आवृत्ति के लिए कितना ऊंचा एंटीना लेना पड़ेगा, चाहे इस आवृत्ति के लिए। तो तीनों दिए हैं, तो तीनों के तीनों केसेस में हम देखेंगे कि हमें एंटीना का हाइट कितना लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में पहला का देखो, तो पहला ये क्या है, 30 मेगाहर्ट्ज है, 30 मेगाहर्ट्ज है। अब मेगा को अगर मैं हटाऊं और ये 30 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड हम क्या चाहिए, आवृत्ति लेते हैं पर सेकेंड, जितना वो क्या चाहिए, जितने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर मेगा को हटाऊं तो कितना हो जाएगा, 10⁶ लग जाएगा भैया, लग जाएगा गुरुजी। और ये पर सेकेंड आवृत्ति है, ठीक ना, इसकी पर सेकेंड जितने भी आवृत्ति है वो पर सेकेंड है। अब यहाँ पे अब अगर मैं ये बोलूँ कि इतनी हमारी आवृत्ति है, जस्ट मेगा को मैंने एक सिंपल वे में चेंज करने की कोशिश की है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि अब ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो एक चीज मैंने बताया था कि अगर एंटीना की जो ऊंचाई होती है तरंग दैर्ध्य के 1/4 हो जाती है। तरंग दैर्ध्य के कितना होती है, 1/4, λ/4। अगर क्या चाहिए, एक द्विध्रुव का मतलब एक ध्रुव का आपका एंटीना है तो उसके लिए λ/4 होता है, और अगर द्विध्रुव अगर एंटीना है तो λ/2 हो जाता है। तो एक ध्रुव का हमारा क्या चाहिए एंटीना के लिए, यहाँ पे हम लेंगे द्विध्रुव होगा तो λ/2 कर लेंगे, ठीक ना। तो अभी हम अगर ऊंचाई की देखें तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एंटीना की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो तरंग दैर्ध्य के 1/4 होने चाहिए, 1/4 होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आगे हम तरंग दैर्ध्य को फाइंड करेंगे तब ना ऊंचाई निकलेगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो लेंथ होगी या जो हाइट होगी एंटीना की λ/4 होगी, यानी आगे हमें तरंग दैर्ध्य फाइंड करना होगा, तब जा करके हम क्या चाहिए उसकी लेंथ निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं तरंग दैर्ध्य को उसकी लेंथ से, क्योंकि तरंग दैर्ध्य जब तक आपको पता नहीं चलेगी, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, ठीक ना। तो वेवलेंथ अगर आपको पता नहीं चलेगी, तरंग दैर्ध्य नहीं पता चलेगी, तब तक आप क्या उसकी लेंथ नहीं निकाल पाओगे, उसकी हाइट ऊंचाई नहीं निकाल पाओगे एंटीना की। तो देखो तरंग दैर्ध्य के लिए हम जानते हैं कि λ में c/ν होता है, ठीक, ये हम जानते हैं।
ठीक, ये हम जानते हैं। अब देखो c क्या है, प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा, ये देखो हमारा क्या है, आवृत्ति है, न्यू है, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 30 × 10⁶, ये पर सेकेंड ये भी है, तो पर सेकेंड से पर सेकेंड ये हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पे 3 में 30 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पे बच जाएगा, यानी बच कितना गया हमारा, तो बच गया हमारा यहाँ पे 10 हो गया, तो ऊपर 2 जीरो बचा है ना, यहाँ पे 100 बचा है, 2 जीरो, ये 100 बच गया है, तो ऊपर 100 बचा, नीचे 10 बच गया, क्योंकि 8 जीरो था, 6 जीरो कट गया, 2 जीरो तो बचेगा ना, कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 क्या होगा, यहाँ पे मीटर बचा है, यानी हम मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या चीज, तरंगदैर्घ्य निकल गया, क्या निकल गया, तरंगदैर्घ्य निकल गया। अब हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एंटीना की ऊंचाई तरंग दैर्घ्य के 1/4 होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, λ/4 भैया। तो λ/4 का मान कितना है, 10 है, तो 10/4। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 बार में कटेगा, कितना 2 बचा, यानी 4×5 = 20, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20, ये मीटर। यानी जब आपका आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज होगा तब आपको एंटीना कितना मीटर बनाना पड़ेगा, 2.5 मीटर का होना चाहिए आपका एंटीना, तब जाकर के ये थोड़ा काम करेगा, ठीक ना, ठीक। इतनी आवृत्ति पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप काम करा सकते हो, ठीक। तो ये समझ में आ हो गया, आई होप। अब ये आप खुद ही से कर लोगे, लेकिन तब भी मैं बता देता हूं, अगर आपको करना है, रियली आप करना चाहते हो, तो वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो, ठीक। तब तक मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अब देखो सबको शॉर्टकट में कराता हूं, अब उतना बड़ा बड़ा नहीं करना है हमको। देखो अब दूसरा सॉल्यूशन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक। ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज। अब ये पर सेकंड तो होता ही है, तो यहाँ पर 300 और यहाँ मेगा को हटाएंगे तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कितना C/ν होता है, तो 3 × 10 की घाते कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं किया है भैया, बस मेगा को सिंपली चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो C/ν हो गया, स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, और ये क्या है, आवृत्ति है। तो यहाँ पे जो अब हमारी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कितना बच जाएगा, यहाँ से ये गया 8 जीरो था, 6 जीरो, 8 जीरो में से 6 जीरो तो गया, यहाँ पर 100 बच जाएगा, 100 एकम 100 और 100 तिया 300 और 3 एकम 3, ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कुल मिला के 1 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया, 1 मीटर आ गया। अब यहाँ पे तरंगदैर्घ्य निकल गया, तो हम जानते हैं कि एंटीना की ऊंचाई तरंगदैर्घ्य के 1/4 होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे यानी L बराबर कितना होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 1/4, तो लैम्डा का मान 1 रह गया, अब यहाँ पे 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 है, 4 से गुणा करना है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लिया 0, ये 8 2 एक और 4×5 = 20, मतलब यहाँ पे 0.25 मीटर। देख रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हम बढ़ाते जा रहे हैं, आवृत्ति देखो जैसे ही बढ़ा वहां पे देखो कितना आ गया, मतलब कम ऊंचाई का एंटीना हमें लेना पड़ेगा फिर,
अगर जैसे जैसे हम क्या जी, अगर जो सिग्नल है उसकी आवृत्ति बढ़ाते जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, इसीलिए हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। जो मॉड्यूलेशन होता है उसका इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ा सके और एंटीना हमें छोटा से छोटा लेना पड़े। नहीं तो अरे यार खुद सोचो ना कि अगर फ्रिक्वेंसी कम लेंगे तो एंटीना बड़ा बड़ा बनाना पड़ जाएगा, होगा कि नहीं, और बड़ा बड़ा एंटीना के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि छोटा से छोटा एंटीना को लेकर के चलते हैं, ठीक ना। ठीक, सो ये समझ में आ गया। अब हम थोड़ा और भी देख लेते हैं, ठीक। सो इतना मीटर लेना पड़ जाएगा। अब देखो इस केस में क्या है कि यहाँ पे तीसरा है सॉल्यूशन, हम तीसरा का देख रहे हैं। अब 6 गुणे 10 की घात 8 ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लेमडा बराबर c/न्यू 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब न्यू देखो, न्यू कितना है, यानी ये देखो यही तो हमारा क्या है, आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी। तो 6 गुणे 10 की घात 8। अब देखो ये आवृत्ति हमेशा पर सेकेंड उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक ना। तो ये पर सेकेंड हम लेते ही हैं। यहाँ पे ये कट जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 मीटर। अभी इसको छोड़ दो, 0.5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो हमारी क्या आ गई है, ये हमारी तरंग दैर्ध्य आ गया है। अब तरंग दैर्ध्य तो हमने क्या बताया है कि जो एंटीना की ऊंचाई होगी, एंटीना की जो ऊंचाई होगी तरंग दैर्ध्य के 1/4 होनी चाहिए, यानी λ/4। तो जो λ/4। अब यहाँ देखो, अब लैम्डा का मान कितना है, 1/2/4। अब ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, पॉइंट लगा दिया, 1 0 1 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, 8 गुना 16 और फिर 0 8 5 40, मतलब 0.125 मीटर। अब देखो देख रहे हो ये मीटर है, ठीक ना, ये मीटर है। अब देखो यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी, जो आवृत्ति थी, फिर से बढ़ा दिया। देखो अब कितना छोटा हमें एंटीना लेना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशन जो होता है ना, बहुत ज्यादा काम में आता है। अगर मॉड्यूलेशन ना होता तो न जाने हमें कितने पैसे खर्चे कर जाने पड़ते हैं। मॉड्यूलेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिग्नल होती है उसकी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। और पावर को बढ़ाने का मतलब 3 तरीके से पावर उसकी बढ़ सकती है, या तो आप आयाम बढ़ा दो यानी एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, या तो फिर फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति बढ़ा दो, या फिर फेज यानी कला बढ़ा दो। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, और ये आई होप ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना, वो और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आया है ना, ये इक्वेशन स्वयंवर के बाद आया है। जैसे सीता स्वयंवर हुआ था ना, तो इसका भी स्वयंवर हुआ, तब जाके ये इक्वेशन आया हुआ है। देखते हैं कैसे। अब देखो लिखा है कि आयाम मॉड्यूलित वोल्टेज E का मान है। तो ये मॉड्यूलित वोल्टेज है, भूलना मत। और मॉड्यूलित वोल्टेज तभी आता है जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मॉडुलक तरंग का जब इक्वेशन वाहक तरंग के इक्वेशन में सुपर इम्पोज करता है, मिला देते हैं, अध्यारोपण करवा देते हैं दोनों का, मतलब स्वयंवर करवा देते हैं, तब जाकर के ये हमारा इक्वेशन आता है, ठीक। ये मॉड्यूलित है, मत भूलना, मॉडुलक और वाहक को मिलाने पर ये आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे दिया गया है तो गणना करो, किसकी गणना करो, गणना कर दिए तो गणना करना है, मॉडुलक सूचकांक आपको पता करना है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। वाहक आवृत्ति ये पता करना है, मॉडुलक आवृत्ति ये पता करना है, और वाहक आयाम भी पता करना है आपको। तो देखो ये सारा का सारा इतना तो मंथन हमें करना ही है, ठीक ना। तो चलते हैं हम अब थोड़ा मंथन करते हैं। देखो तो दूसरा चीज मैं क्वेश्चन में यही बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग में कर लो दिया क्या है, और तुम जानते क्या हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक।
तो यहाँ पे पहली बात तो दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं भैया, दिया है क्या दिया है, E बराबर 150 1 प्लस 0.5 कॉस 3.14 t ब्रैकेट बंद 6.28 t इधर है भैया। ठीक, तो इतना दिया है। अब हम जानते क्या है, हम देखो जानते हैं और साथ में तुम भी जानते हो, तो जनाना जनानी कर लो। हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो E बराबर जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आयाम मॉडुलन का जब डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे थे तब हमने ये इक्वेशन पाया था। कब, जब हमने मॉडुलक तरंग के इक्वेशन को वाहक तरंग के इक्वेशन में मिला दिया था। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देखो, तो हमने कौन सा इक्वेशन जाना था, तो वो इक्वेशन ये था कि EC 1 प्लस एम में कॉस ओमेगा MT था और कॉस ओमेगा CT। तो ये पूरा का पूरा हमने क्या जी इक्वेशन देखा था उसमें। अब देखो दिमाग लगाओ। देखो पहली बात ये क्या है, ये हमारा मॉडुलक आवृत्ति है, ये क्या है हमारा वाहक आवृत्ति है। ऐसे ये कोणीय बोला जाता है लेकिन अभी हम सिंपली आवृत्ति बोलेंगे। ठीक ना, अभी हम इसको ओपन करेंगे तो रियल हमारा फ्रीक्वेंसी निकलेगा F। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आयाम है, वाहक आयाम है और ये देखो क्या है, मॉडुलक सूचांक यही होता है, यही समझ रहे हो कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा आपको कंपेयर कर दोगे तो वैसे ही मिल जाएगा, आप कुछ करना ही नहीं है। तो लिखोगे क्या, बस कि तुलना करने पर पहला देखो, पहला क्या है मॉडुलक सूचकांक है। ठीक, यानी MA से दिखाते हैं उसको। तो मॉडुलक सूचकांक ये वाला हो गया। तो यहाँ पे देखो इसके सामने कौन है 0.5, तो 0.5 लिख दे। परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 5/, इसको 10 लिख सकते हैं, एक नंबर का पॉइंट है। फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से, इससे ये कट गया और 50% आ जाएगा। तो मॉडुलक सूचकांक कितना आ गया, 50% आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरा है वाहक आवृत्ति है। वाहक आवृत्ति देखो यहाँ पे है और इसके सामने ये है, इसी से तो तुलना करोगे तुम, तो ओमेगा C किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे हम, ओमेगा C बराबर हो जाएगा भैया 6.2, इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये हर्टेज लगा देते हैं, आवृत्ति है भैया। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे 2πfc हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इतना आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब FC बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 6.28 बटे में 2π। अब यहाँ पे देखते जाओ, अब सीधे एकदम 6.28 और यहाँ पे 2 गुणे 1.4। देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट भाई हट गया। और यहाँ देखो 314 गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये 2 बार में ऊपर कट जाएगा और ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 आपका क्या आ जाएगा, हर्ट्ज। तो यहाँ पे इसकी यानी वाहक तरंग की जो फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति आएगी कितनी आ जाएगी हमारी, 1 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक ना, 1 हर्ट्ज आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है हमारा मॉडुलक आवृत्ति बताओ भैया। तो मॉडुलक आवृत्ति देखो, मॉडुलक आवृत्ति यहाँ पे है, ये ओमेगा है, तो ये हमारा आवृत्ति, इसके सामने का ये आ गया, इसी से कंपेयर कराएंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। अरे यार इक्वेशन दोनों सिमिलर ही दिख रहे हैं, केवल वैल्यूज क्या चाहिए, कंपेयर करा के अलग लिखना है तुम्हें। ठीक ना, अब यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलक आवृत्ति निकालना है। तो मॉडुलक आवृत्ति कहाँ है हमारा, यही देखो ये मॉडुलक आवृत्ति है। मॉडुलक आवृत्ति सामने कौन है, 31.4। अब ये क्या आ जाएगा 2πfm, ये f है भैया, तो 31.4 और fm बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा,
ये 31.4/2 पाई, और ये कितना आ जाएगा 1.4 2 गुणे 1.14 3.34, ठीक ना। अब इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये 1 अंक के बाद पॉइंट है, ये 2 अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ पे ऊपर से देखो इस तरीके से सॉल्व करो, पॉइंट को आगे गायब कर दो। ऊपर से पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के बाद पॉइंट है। अगर नीचे से अगर ये पॉइंट हटा देंगे ये वाला, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यानी ऊपर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये ऊपर से हटाओगे तो नीचे बढ़ना है, नीचे से हटाओगे तो ऊपर बढ़ना है, ठीक ना। ठीक, अधिक डीपली नहीं जाएंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये कितना हो जाएगा 3 1 4, देखो ये और ये आराम से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक ना। ये 2 बचा ही हुआ है अभी, ये 10 में 100 हो जाएगा, और ये 2 बचे 10, यानी 5 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी आ रही है 5 हर्ट्ज आ जा रही है यहाँ पे, ठीक ना। ये 5 हर्ट्ज आ जाएंगे। और लास्ट जो है हमारा, लास्ट ये वाहक आयाम पूछ रहा है, ये तो और है आयाम, ये तो 2 साल का लिखा कर देगा। देखो यहाँ पे अब वाहक आयाम, ठीक है, वाहक आयाम है तो 150, यहाँ पे देखो ये 150 और ये वाला जो कहलाता है, क्या कहलाता है वाहक। देखो सी लगा है ना, सी का मतलब ही मैंने बताया था कैरियर मतलब वाहक को ही इंग्लिश में बोला जाता है कैरियर मतलब जो ले जाता है। तो जो आयाम है हमारा यही है, ठीक ना, वाहक आयाम इसी को बोला जाता है। चाहे वाहक तरंग का शिखर आयाम भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो इस तरीके से तो ये आयाम है हमारा। तो ईसी, तो वाहक आयाम का क्या है हमारा ईसी है, और ईसी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, तो 150 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद पार्ट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आने के चांसेस है। पार्ट सेकेंड थर्ड तो एकदम कंफर्म आएगा, फोर्थ आने के चांसेस है, ठीक। तो ये पार्ट फर्स्ट था, इस ऐसे क्वेश्चन हम सेकेंड थर्ड पार्ट में भी और भी थोड़ा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। सो एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो और इस लेक्चर का पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वही डाउनलोड करेगा जो एकदम कामचोर होगा, कोढ़ी आदमी। क्योंकि यार जो मैं हर बार बोलता हूँ कि ये जो मैं पीडीएफ नोट्स बनाता हूँ ना, जो अगर एग्जाम टाइम्स के लिए आपके, कि अगर मान लो किसी बच्चे का किसी और वजह से मान लो छूट गया हो, क्लास में नहीं लिख पाया हो, कंप्लीट ना हो उसका नोट्स, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकता है। बाकी तुम लोग यार अभी तुम्हारे पास अगर टाइम है तो नोट्स बनाओ, तुम खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अलग होती है, ठीक, किसी और के नोट्स के कंपेयर में। सो अगर आप अपना नोट्स बनाते हो तो वो बहुत ही आपके लिए कामयाब होगा, प्रॉफिटेबल होगा। सो अपना खुद का नोट बनाओ, ठीक। दूसरे का नोट उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप अपने से जब बनाओगे तो, ठीक ना। सो आज के लिए बस इतना है।